चांदराम जी आए हुए थे। बुला लो ओके सर, चल गई मैडम इधर से नहीं उधर क्या नहीं उधर नहीं जा रहा। साथ में आओ, आप हमारे बड़े भाई जरा साथ में। महात्मा ज्योतिबा फूले जी अमर रहे। महात्मा ज्योतिबा फूले जी अमर रहे। महात्मा जी आगे बताओ। महात्मा जी आगे बताओ। क्या पढ़ा जी? ठीक है। जिंदगी में ऐसा कभी हो जाए थोड़ा सा समझ लिया करिए आप, हो जाएगा। हाँ और है कोई? अरे राहुल रेडी है? वीरेंद्र जी, किस तरह से आप उनके योगदान को देखते हैं और आपके परिप्रेक्ष्य में क्या चुनौती है उनके विचार में? देखिए, महात्मा ज्योतिबा फूले को अगर आप पूरा जीवन देखें तो वो अपने आप में ऐसे आदर्श और उदाहरण स्थापित करके गए हैं कि इनको जितना इनको पढ़ा जाए, जितना इनसे सीखा जाए कम है। आज हम 11 अप्रैल में हैं, 14 तारीख को बाबा साहब अम्बेडकर का भी जयंती है। और जब मैं पढ़ रहा था इनके बारे में तो बाबा साहब भी इनसे बहुत प्रभावित थे। खासतौर से अस्पृश्यता के खिलाफ इन्होंने बहुत लड़ाई लड़ी, छुआछूत के खिलाफ लड़ाई लड़ी, महिलाओं के, मजदूरों के, किसानों के उत्थान के लिए बहुत काम किए। और हिंदुस्तान का पहला कन्या विद्यालय 1848 में बाबा महात्मा ज्योतिबा फूले ने बनवाया। अच्छा, कई बार मुझे भी जानकारी नहीं थी कि नाम फूले कैसे पड़ा। तो जब आप पढ़ते हैं पूरा जीवन महापुरुषों का तो पता चलता है। आप सतारा में एक माली परिवार में पैदा हुए और पुणे में जब इन्होंने फूलों का व्यापार करना शुरू किया, काम करना शुरू किया, तो वो फूल इनके साथ लगा, उससे ये फूले बने। पर महात्मा की उपाधि ने मुंबई में विठल राव जी थे, राय साहब, उन्होंने इनके काम को देखते हुए महात्मा की उपाधि दी। और जितना छोटी जातियों के लिए, पिछड़ी जातियों के लिए उनको मेन धारा में लाना, जोड़ना, वो पूरे समाज को एक साथ लेकर चलना। और शिक्षा पे इनका बहुत ध्यान था कि कन्या जो है, महिलाएं जो हैं, उनको शिक्षा जरूर होनी चाहिए। और मुझे लगता है आज भी इनके विचार सार्थक है। आज भी अब हम अमूमन देखते हैं कि हिंदुस्तान में सब जगह इस चीज़ों का प्रसार है, लेकिन फिर भी अगर कोई ऐसी घटना होती है तो दुखद है। और आज भी इनके जितने विचार हैं वो प्रासंगिक हैं, उनसे हम सबको अनुसरण करना चाहिए। आम आदमी पार्टी को कल चुनाव आयोग के द्वारा आधिकारिक तौर पर राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिला है, जिसको पूरा देश स्वागत कर रहा है, एक उम्मीद की नज़र से देख रहा है कि 10 साल पहले जो एक पार्टी जीरो से शुरू हुई थी, वो आज दिल्ली, पंजाब, गोवा, गुजरात होते हुए राष्ट्रीय पार्टी बनी है। और राष्ट्रीय पार्टी बनने का मतलब है कि राष्ट्रीय उम्मीद बनी है। जिस समय बहुत सारी पार्टियां धीरे धीरे सिमट रही हैं, उसी दौर में विपरीत परिस्थितियों में आम आदमी पार्टी ने जनता का समर्थन और विश्वास हासिल करके राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा प्राप्त किया है। इसके लिए पूरे देश के आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं को, सभी
देशवासियों को जिनके समर्थन से आम आदमी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी बनी है, तहे दिल से बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत मुबारक। आज दिल्ली से इस राष्ट्रीय पार्टी बनने पर जश्न मनाने का सिलसिला शुरू हुआ है। आज आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल जी ने कार्यकर्ताओं और देश के नाम अपना संदेश दिया है। कल आम आदमी पार्टी देश भर के सभी प्रदेश व जिला कार्यालयों में इस राष्ट्रीय पार्टी के दर्जा मिलने पर वहां पर जश्न का आयोजन करेगी और कल इस अवसर पे देश भर में पदयात्राएं की जाएंगी और अरविंद केजरीवाल जी ने जो आज संदेश दिया है उस संदेश को देश भर में लोगों के बीच में पदयात्रा के माध्यम से, प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से, जगह जगह मीटिंग्स के माध्यम से पहुंचाने का काम करेगी। आज जो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे अरविंद केजरीवाल जी ने जो देश के लोगों से अपील की है कि जो लोग अभी तक आम आदमी पार्टी में नहीं जुड़े हैं उन सब लोगों से अपील है कि वो 9871010101 दोबारा मैं रिपीट कर रहा हूँ 9871010101 पर मिस कॉल दे करके आम आदमी पार्टी का सदस्य बन सकते हैं। और कल जो पूरे देश में पदयात्रा हो रही है, आम आदमी पार्टी के कार्यालय पर सभी लोग पहुँचें और इस जश्न में और यात्रा में शामिल होकर के इस संदेश को आगे बढ़ाएं। हमारे साथ हमारे राष्ट्रीय सचिव पंकज गुप्ता जी हैं। मैं चाहूँगा, क्योंकि कई लोगों के मन में ये प्रश्न है कि राष्ट्रीय पार्टी बनने से क्या परिवर्तन हो जाएगा, तो मैं चाहूँगा कि पंकज गुप्ता जी उसके बारे में आपको ब्रीफ करें। बहुत बहुत धन्यवाद गोपाल जी। सबसे पहले मैं इस देश के सभी देशवासियों को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ और धन्यवाद करना चाहता हूँ कि उन्होंने जो पिछले 10 साढ़े 10 साल में हमारे ऊपर भरोसा किया, हमारा हौसला बढ़ाया, हमें प्यार दिया और इस मुकाम तक पहुंचाया कि हम उनकी उम्मीदों को पूरा कर सकें। उसके लिए उन सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा गोपाल जी ने कहा कि राष्ट्रीय पार्टी बनने से जो फर्क पड़ता है उसके बारे में मैं थोड़ा सा बता दूं। राष्ट्रीय पार्टी बनने से सबसे बड़ा जो फर्क होता है वो ये होता है कि अब हमें चुनाव लड़ने में विभिन्न राज्यों में सहूलियत मिलेगी। 10 की बजाय सिर्फ एक प्रपोजर से हम किसी भी कैंडिडेट का फॉर्म भर सकते हैं। पूरे देश में हमारा सिंबल रिजर्व हो जाएगा। हमें कहीं भी अपने सिंबल के लिए, झाड़ू के लिए, झाड़ू हमारा जो चुनाव चिन्ह है पार्टी का, उसके लिए अब हमें कहीं भी अर्जी नहीं रखनी पड़ेगी कि हमारा ये सिंबल रिजर्व किया जाए। अब आधिकारिक तौर पर ये सिंबल पूरे देश में हमारे लिए रिजर्व हो गया। हमें राष्ट्रीय मीडिया में समय ज़्यादा मिल सकेगा। हमारे लिए जो कैंपेनर्स होते हैं वो हम ज़्यादा कैंपेनर्स, स्टार कैंपेनर्स 40 के संख्या में अब हम चुनाव में घोषित कर पाएंगे। हमें आधिकारिक तौर पर पार्टी के लिए जगह भी दी जानी चाहिए। और इन सब के साथ जो सबसे बड़ी बात होती है कि पूरा देश अब ये देख सकता है कि जो उम्मीद उन्होंने हमसे की है हम उसकी तरफ अग्रसर हैं। मैं एक बार फिर से पूरी पार्टी की तरफ से, केजरीवाल जी की तरफ से सभी देशवासियों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। कोई क्वेश्चन हो तो ले लीजिए। आपने लास्ट में बोला राष्ट्रीय पार्टी कार्यालय के लिए जगह मिल सकेगी, तो इसकी प्रक्रिया क्या होगी? आप लोग कब तक आवेदन करेंगे? हम जल्द ही आवेदन कर देंगे। उसमें जो भी फॉर्मेलिटीज़ हैं हम उसको जल्द पूरा करेंगे और मुझे उम्मीद है कि जो जगह अब तक हमें नहीं मिल पाई है इतने सालों में स्टेट पार्टी बनने के बाद भी, अब ज़रूर वो मिल जाएगी। ओके, थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू। भारत माता की, भारत माता की। इनकलाब, इनकलाब, वंदे, वंदे।
हो गया। अद्भुत, चमत्कार, अकल्पनीय। ऐसे लगता है जैसे कल का ही दिन था। 10 - 10 साल पहले 26 नवंबर 2012 को हमारी पार्टी बनी। तब तो किसी ने सोचा भी नहीं था कि एक एमएलए भी बन पाएगा। ये भी उम्मीद नहीं थी कि एक एमएलए बनेगा। और आज 10 - 10.5 साल के अंदर आम आदमी पार्टी देश की राष्ट्रीय पार्टी बन गई है। 1300 से ज्यादा पार्टियां हैं देश में। पूरे देश में 1300 से ज्यादा पार्टियां, और उनमें केवल 6 पार्टियां राष्ट्रीय पार्टियां हैं, और उन 6 में से केवल 3 पार्टियां हैं जिनकी एक या एक से ज्यादा राज्यों के अंदर सरकारें हैं। उन 3 में आम आदमी पार्टी आती है, बीजेपी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी। तो सबसे पहले मैं सभी कार्यकर्ताओं को तहे दिल से बहुत बहुत बधाई देता हूं। सभी सपोर्टर्स को, हमारे शुभचिंतकों को, हमारे वोटर्स को, और सबसे ज्यादा हमारे क्रिटिक्स को, जो हमें बताते रहते हैं समय समय पे कि हम क्या गलतियां कर रहे हैं। उन सभी लोगों को मैं तहे दिल से बहुत बहुत बधाई देता हूं, शुक्रिया अदा करता हूं। भगवान ने वहां से, उस वक्त तो अपने पास कुछ भी नहीं होता था, ना पैसे थे ना आदमी थे। पैसे आज भी नहीं है, आदमी बहुत हैं, आज लोग बहुत हैं, लेकिन ऊपर वाला साथ है। आज सवेरे मैं यही सोच रहा था कि कहां से कहां आ गए, तो इसका मतलब ऊपर वाला कुछ कराना चाह रहा है हमसे, है कि नहीं है? हम तो निमित्त मात्र हैं, हमारी तो औकात ही कुछ नहीं थी। भगवान ने वहां जीरो से यहां पहुंचा दिया। इसका मतलब ऊपर वाले के दिमाग में कुछ तो चल रहा है। ऊपर वाला कुछ तो हमसे, देश के लिए कुछ तो कराना चाह रहा है। आज इस खुशी के मौके पे मनीष जी की और जैन साहब की बड़ी याद आ रही है। वो भी अगर होते तो हमारी खुशी में और 4 चांद लग जाते। वो संघर्ष कर रहे हैं देश के लिए, हम सब के लिए। इस वक्त देश की सारी राष्ट्र विरोधी ताकतें, जो इस देश का भला नहीं चाहती, जो इस देश की तरक्की नहीं चाहती, वो सारी ताकतें मिलके आम आदमी पार्टी का विरोध कर रही है। मनीष सिसोदिया क्या क्या कसूर है? कल मैं एक उद्घाटन करने गया था ईस्ट विनोद नगर में, एक स्कूल में। सरकारी स्कूल है, सरकारी स्कूल है, और उसमें फ्रेंच पढ़ाई जाती है, जर्मन पढ़ाई जाती है, स्पेनिश पढ़ाई जाती है, जापानीज पढ़ाई जाती है। मेरी पढ़ाई हिसार के सबसे बड़े प्राइवेट स्कूल में हुई थी। हमारे स्कूल में भी ये सारी चीजें नहीं पढ़ाई जाती थी। बड़े बड़े प्राइवेट स्कूलों में नहीं पढ़ाई जाती। आज दिल्ली के सरकारी स्कूलों के अंदर वो शिक्षा दी जाती है। तो मनीष सिसोदिया का कसूर था कि उसने गरीबों के बच्चों को सपने देखने सिखाए, कि सपने देखो, बड़े बड़े सपने देखो, उनको पूरा करने का जज्बा रखो। यह कसूर था मनीष सिसोदिया का। 75 साल से गरीब का बेटा गरीब रह जाता था क्योंकि अच्छी शिक्षा नहीं मिलती थी। उनको उसने सपने दिए, उनके सपनों को उसने पर दिए, और ये सारी राष्ट्र विरोधी ताकतों ने मिलकर मनीष सिसोदिया को जेल के अंदर डाल दिया।
जैन साहब का क्या कसूर था? उनका कसूर था कि अगर इस देश के अंदर कोई भी पैदा हो उसको अच्छा इलाज मिलना चाहिए, चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो। गरीब आदमी हो तो इसका मतलब यह नहीं कि वो रुलेगा, वो कॉरिडोर में पड़ा रहेगा, उसको दवाई नहीं मिलेगी, उसको इलाज नहीं होगा। अच्छा इलाज कराएंगे, सबका अच्छा इलाज कराएंगे, सरकार कराएगी इलाज अच्छा। ये कसूर था सत्येंद्र जैन का। उसने एक सपना देखा था देश के लिए। सारी राष्ट्र विरोधी ताकतों ने मिलकर उसको बेचारे को जेल के अंदर डाल दिया। लेकिन बेचारा नहीं है, वो भगत सिंह का चेला है। तो ये सारी राष्ट्र विरोधी ताकतें आम आदमी पार्टी को रोकना चाहती है, लेकिन ऊपर वाला हमारे साथ है। किसी की हिम्मत नहीं है। मैं हमेशा कहता हूं, नो वन कैन स्टॉप द आइडिया हुज टाइम हैज कम। इस पूरी यात्रा में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने बहुत कुर्बानियां दी, बहुत संघर्ष किए। हमारे बहुत साथी हैं जिन्होंने खूब डंडे खाए। आपने भी खाए? अच्छा, 1 महीने बेड पे थे, फ्रैक्चर हो गया था। बहुत डंडे खाए, जेल गए, बहुत लोग जेल गए। हमारी संतोष कोहली शहीद हो गई। हमारे साथ मीरा सान्याल जी होती थी। बिपिन करके एक लड़का था पंजाब में, चुनाव में प्रचार के दौरान उसका हार्ट अटैक हो गया। और भी ऐसे कई लोग हैं जिनको हमने इस यात्रा के दौरान खोया है। आज इस मौके पे हम उन सबको याद करते हैं और भगवान से प्रार्थना करते हैं कि उन सबको शांति दे, उनकी आत्मा को शांति दे, अपने श्री चरणों में उनको स्थान दे। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने बहुत संघर्ष किया। अपने परिवार नौकरी करते थे, अच्छी अच्छी नौकरियां छोड़ के आ गए, क्योंकि उन्होंने सबने सपना देखा था कि एक दिन ऐसा आएगा जब देश के अंदर अच्छी शिक्षा मिलेगी। वो सब बड़े खुश हैं कि दिल्ली के अंदर, अब पंजाब के अंदर जिस तरह से मॉडल गवर्नेंस का बनाया जा रहा है, उनके सपने पूरे हो रहे हैं। बहुत लोगों ने संघर्ष किया है और आज टाइम है अपनी आइडियोलॉजी को याद करने का, अपनी विचारधारा को याद करने का। आम आदमी पार्टी की विचारधारा के 3 स्तंभ हैं। याद है ना सबको? याद नहीं है? 3 स्तंभ हैं। कट्टर ईमानदारी, मर जाएंगे, देश के साथ गद्दारी नहीं करेंगे, बेईमानी नहीं करेंगे, एक टाइम की रोटी कम खा लेंगे लेकिन बेईमानी नहीं करेंगे। बेईमानी का पैसा घर में नहीं आएगा। कट्टर ईमानदारी। दूसरा स्तंभ है कट्टर देशभक्ति। देश के लिए जरूरत पड़ेगी तो जान हाजिर है, फांसी पे चढ़ जाएंगे। और तीसरा स्तंभ है इंसानियत। इंसान को इंसान समझना है। इन लोगों की तरह गुंडागर्दी नहीं करनी। गुंडागर्दी हमारी विचारधारा नहीं है, उनकी हो सकती है। इंसानियत, इंसान के लिए कुछ भी करने की जरूरत पड़े, इंसान से कोई इंसान से मोहब्बत करनी है। हम गाते हैं ना, इंसान का इंसान से हो भाईचारा, यही पैगाम हमारा। तो इंसानियत तीसरी हमारी आइडियोलॉजी है। पहली बार देश के अंदर पहले कहते थे चुनाव लड़ने के लिए इतना पैसा चाहिए, बेईमानी तो करनी पड़ती है। हमने दिखा दिया कि ईमानदारी से चुनाव लड़े भी जा सकते हैं और जीते भी जा सकते हैं। हमने दिखा दिया कि ईमानदारी से सरकार चलाई भी जा सकती है और सफल सरकार चलाई जा सकती है। हमने साबित कर दिया कि सफल सरकार तो ईमानदारी से ही चलाई जा सकती है, बेईमानी से सफल सरकार नहीं चलाई जा सकती। तो जैसा मैं कह रहा था, भगवान हमसे कुछ कराना चाह रहा है। हम सबका सपना है कि भारत दुनिया का नंबर 1 देश बने, मेक इंडिया नंबर 1। और हमारा देश बन सकता है नंबर 1। हमारे देश के अंदर क्षमता है, लोगों में क्षमता है। और शायद भगवान ये चाहता है कि ये भगवान की भारत को दुनिया का नंबर 1 देश तो ये आम आदमी पार्टी वाले ही बनाएंगे। ये काम हमारे हाथों से ही कराना चाहता है। देश की राजनीति के अंदर,
राजनीति को एक नई दिशा दी है। अभी तक जब भी ये लोग चुनाव में आते थे, केवल और केवल गुंडागर्दी, गाली गलौज, उसने उसको गाली दे दी, उसने इसको गाली दे दी, उसने उसको कुछ कह दिया, उसने इसको कुछ कह दिया। टीवी वाले आते थे, जी उन्होंने आपके बारे में ये बोला, आपको क्या कहना है? अरे बोलने दे, क्या हमको क्या लेना देना किसी ने क्या कहा हमारे बारे में। बस यही चलती थी राजनीति। इसने ये बोला जी आपके बारे में, आपको क्या कहना है? उसने ये बोला जी आपके बारे में, आपको क्या कहना है? जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे पहली बार इन सबको, सबसे बड़े नेता को एक फर्जी क्लास में ले जाके बिठा दिया हम लोगों ने। वो पता नहीं असली स्कूल में गए कि नहीं गए, लेकिन इस जिंदगी में उनको एक दिन असली स्कूल में भी भेजेंगे। पहली बार देश की राजनीति में स्कूलों की बात होने लगी है। जहां हम जाते हैं चुनाव लड़ने, वहीं पे सारी पार्टियां स्कूलों की बात करती है, अस्पतालों की बात करती है, मोहल्ला क्लिनिक की बात करती है। सुन के अच्छा लगता है। यही तो होनी चाहिए राजनीति। असली राजनीति तो यही है कि स्कूल की बात हो, राजनीति, पानी की बात हो, बिजली की बात हो। अब सारी पार्टियां कहती है बिजली फ्री दे, देती नहीं है, कहती तो हैं, कहलवा तो दिया सबसे। अमित शाह जी ने भी एक, मेरे को याद है कहीं बोला था, वेस्ट बंगाल में जाके बोला था हमारी पार्टी की सरकार बनी तो इतने यूनिट बिजली फ्री, कहलवा सबसे दिया, करवा भी देंगे सब लोगों से धीरे धीरे। एक बारी और सब लोगों को याद दिला दूं, कई बार बोल चुका हूं, हम लोग आम आदमी पार्टी में मरने मिटने के लिए, देश के लिए आए हैं। अगर किसी के मन के कोने में कभी आए पद की इच्छा, पैसे की इच्छा, प्रतिष्ठा की इच्छा, तो या तो वो फीलिंग निकाल देना और या आम आदमी पार्टी छोड़ देना। गलत पार्टी में आ गए। और उसमें अब एक चीज और ऐड कर रहा हूं, ये अब जेल में डाल रहे हैं। मैंने कहा ना, सारी राष्ट्र विरोधी ताकतें इकट्ठी हो गई है आम आदमी पार्टी के खिलाफ। वो नहीं चाहती कि देश की तरक्की हो, वो नहीं चाहती देश में स्कूल खुलें, वो नहीं चाहती देश में अस्पताल बने। वो सारी राष्ट्र विरोधी ताकतें हमारे को रोकना चाहती हैं, देश की तरक्की रोकना चाहती हैं। वो अब आपको सबको जेल में डालेंगे, एक एक करके सबका नंबर आएगा, सबका नंबर आएगा एक एक करके। कम से कम 8 से 10 महीने जेल में जाने के लिए तैयार रहना पड़ेगा, उससे ज्यादा नहीं रखेंगे, क्योंकि कुछ करा ही नहीं, फिर उसके बाद तो बेल वेल मिल ही जाती है। तो अगर किसी के मन में डर है, अगर किसी के मन में डर है, तो आम आदमी पार्टी छोड़ देना। जैसा मैंने कहा, आज 2 किस्म की राजनीति देश के अंदर चल रही है। एक पॉजिटिव राजनीति, आपने देखा होगा दिल्ली के अंदर हम चुनाव लड़े, हमने कभी किसी को गाली नहीं दी। हमने कभी किसी को गाली नहीं दी। हम हमेशा, मैंने पिछले चुनाव में, दिल्ली के चुनाव में, चुनाव के पहले बोल दिया था कि भाई मैंने 5 साल में काम किए, अगर आपको मेरे काम अच्छे लगे तो मेरे को वोट देना, नहीं तो मेरे को वोट मत देना। काम के नाम पे वोट मांगे हमने। पंजाब में गए, हमने अपनी गारंटियों के नाम पे वोट मांगे। गोवा में गए, गुजरात में गए, अपनी गारंटियों के नाम पे, काम पे वोट मांगे। ये पॉजिटिव राजनीति है। और ये लोग जो गुंडागर्दी करते हैं, मारकाट करते हैं, लड़ाई झगड़े करते हैं, गाली गलौज करते हैं, ये नेगेटिव राजनीति है। इस देश को पहली बार हम लोगों ने एक पॉजिटिव राजनीति दी है। आज इस मंच से इस देश की जनता को आह्वान करना चाहता हूं कि भारत को नंबर 1 देश बनाने के लिए आम आदमी पार्टी के साथ जुड़िए। और आम आदमी पार्टी से जुड़ने के लिए
एक नंबर दे रहा हूं, उस नंबर पे जो जो लोग देश भर में, आप तो जुड़े हुए हैं, आपको करने की जरूरत नहीं है, इस पे मिस कॉल मारें जो जो देख रहे हैं। 987-1010-101 987-1010-101 इस नंबर पे मिस्ड कॉल मारें आम आदमी पार्टी से जुड़ने के लिए। और अंत में भगवान से प्रार्थना करता हूं कि अगर इस देश की सेवा के लिए ये जान चली जाए तो अपने को बहुत सौभाग्यशाली समझूंगा। इस शरीर का कतरा कतरा, मेरे शरीर के खून का कतरा कतरा इस देश के लिए अगर शहीद हो जाए तो अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली समझूंगा। देश के उन सब करोड़ों लोगों को सलाम जिन लोगों ने इतने कम समय में आम आदमी पार्टी पे इतना विश्वास किया, इतनी बड़ी हमको जिम्मेदारी दी। राष्ट्रीय पार्टी बनने की जिम्मेदारी कोई छोटी जिम्मेदारी नहीं है, बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। ऊपर वाले से प्रार्थना करता हूं कि ये जिम्मेदारी पूरी ईमानदारी और निष्ठा के साथ हम लोग पूरी कर पाएं, ऐसा हमें ताकत दें, हमें सद्बुद्धि दें। बहुत बहुत शुक्रिया। भारत माता की। तो नहीं, वो उनको वीडियो के लिए बोल देना। शुरू करें रफीक? हाँ, बहुत महत्वपूर्ण विषय है, इसको आप खुलासा भी कह सकते हैं। लेकिन मैं शुरू करूं उससे पहले एक छोटा सा वीडियो मैं अपने सहयोगियों को, अमरीश, मैं सहयोगियों को आग्रह करूंगा कि एक बार आपको वीडियो दिखा दें। मैं आपको भेज रहा हूं स्टेटमेंट। सरकारी कर्मचारी से 8,500 रुपये साल लिया जाता और रिटायर्ड से 20,000 रुपये लिया जाता। आपने कहा था कि आरएसएस का कोई व्यक्ति आपसे उसका सबूत यह है कि वेरी नेक्स्ट डे 7 बजे मेरे पास आए राजभवन, उन्होंने कैंसिल कर दिया। उन्होंने कही हाँ चिट्ठी चली गई, मैं पता करता हूँ। मैंने चीफ सेक्रेटरी से पूछा इसकी चिट्ठी चली गई क्या, उनका कभी चली गई थी। तो बड़े अपसेट हुए, उन्होंने कहा ऐसे कैसे इन्वेस्टमेंट आएगी, इन्वेस्टमेंट आया ना, मैं गलत काम नहीं करूँगा। इसलिए खराबी ये है, एक तो सरकारी कर्मचारियों को पैसा देना पड़ेगा और दूसरी जो इसमें अस्पताल शॉर्ट लिस्ट किए हैं 4-5, ये बिल्कुल थर्ड ग्रेड अस्पताल है और जब इस लायक नहीं है तो उनको पैसा दें। ठीक है, आपने वो इन्वेस्ट कर लिए थे, राम फटी है पर्सनली मिले थे स्पेशली। गेस्ट हाउस है, वहाँ 5 मिनट आके चाय पी लेंगे, बैकग्राउंड इसका बता दे। मैं क्या मैंने सही बता दिया, ये लोग हैं और ये सब माननीय प्रधानमंत्री के लोग हैं। आपकी बात आपने देखा सतपाल मलिक जी एक संवैधानिक पद पर आसीन थे अभी कुछ वक्त पहले तक।
एक बहुत महत्वपूर्ण खुलासा नाम लेकर कर रहे हैं। आरएसएस के एक वरिष्ठ नेता राम माधव का उन्होंने स्पष्ट तौर पे नाम लिया। प्रधानमंत्री के करीबी से जुड़े हुए ये शब्द सतपाल मलिक जी के हैं। इस इंटरव्यू में तो उन्होंने पूरा खुलासा करके नाम लिया है। 2021 में उन्होंने सिर्फ इतना कहा था कि आरएसएस के एक वरिष्ठ नेता मेरे पास आए थे और कोई डील लेकर आए थे। 2021 में जब इन्होंने ये खुलासा किया, अक्टूबर 2021 की बात थी कि 300 करोड़ रुपए की घूस की पेशकश आरएसएस के एक वरिष्ठ पदाधिकारी ने उनको की थी। तब राम माधव ने आगे बढ़कर कहा था कि ये इशारे में मेरे लिए कह रहे हैं, मैं कानूनी कार्रवाई करूंगा। आज 2023 की अप्रैल है, क्या कानूनी कार्रवाई की राम माधव ने? अगर की तो आप सबके माध्यम से साझा करें वो जानकारी। ये सवाल उठाते हुए उन्होंने न केवल राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का नाम लिया, उन्होंने प्रधानमंत्री का भी नाम लिया है। यह छोटी बात नहीं है, बहुत गंभीर बात है, क्योंकि सतपाल मलिक कोई कांग्रेस के नहीं है। 2 दशक से भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं की श्रेणी में उनका नाम आता है और आपके इतने चहेते हैं या थे कि आपने उनको जम्मू कश्मीर जैसे संवेदनशील राज्य का राज्यपाल बनाया आज से कुछ साल पहले, और वो भी ऐसे दौर में बनाया जब आप 370 हटा रहे थे। आपको अपना एक विश्वास पात्र व्यक्ति वहां चाहिए था और आपने उनको वहां लगाया। अगर आपका अपना चहेता व्यक्ति संवैधानिक पद पर जो आसीन रहा हो वो किसी का नाम ले रहा हो तो 2 ऑप्शंस हैं आपके पास। या राम माधव और प्रधानमंत्री खुद इन पर मानहानि का दावा करें सतपाल मलिक जी पर, और या फिर राम माधव पर कार्रवाई करें। कोई तीसरा इसमें ऑप्शन बचता नहीं है। दोनों में से एक सच बोल रहा है, पता लग जाएगा कौन सच बोल रहा है। अब सतपाल मलिक जी को राज्यपाल आपने बनाया, पिछले 2 दशक से आपकी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, संवेदनशील राज्य का आपने उनको राज्यपाल बनाया। आज सतपाल मलिक जी कहां हैं? आज सतपाल मलिक जी अपने निजी घर में दिल्ली में एक पीएसओ लेकर बैठे हैं। जम्मू कश्मीर का पूर्व राज्यपाल एक पीएसओ लेकर दिल्ली के निजी घर में रहता हो। नहीं तो आजकल तो कुछ गुलाम भी हैं जो आपकी पार्टी के भी नहीं हैं, परोक्ष रूप से तो नहीं है। उनको Z+ सिक्योरिटी दे रखी है, उनको साउथ एवेन्यू में बढ़िया सा बंगला दे रखा है। सतपाल मलिक जी से क्या खफा हो गए? क्यों खफा हो गए? वो हैं जरा खफा, ये तो सबको दिख रहा है। नहीं तो एक पीएसओ, और वो 2 बार चिट्ठी लिख चुके हैं गृह मंत्री को कि मुझे Z+ सिक्योरिटी दी जाए। कोई जवाब नहीं, कोई सुरक्षा नहीं। तो एक तरफ गुलाम नबी आजाद और दूसरी तरफ सतपाल मलिक जी। तुलना कीजिए, एक भाजपा का वरिष्ठ नेता, आपका चहेता, आपकी चॉइस थी, आपने उनको जम्मू कश्मीर का राज्यपाल बनाया। आज उनको आप सुरक्षा तक नहीं देते। नहीं तो जम्मू कश्मीर में तो कोई डॉक्टर किरण पटेल नाम के एक ठग को भी Z+ दे दी थी आपने। तो सतपाल मलिक जी ने ऐसा क्या कर दिया कि उनको आज सजा दी जा रही है? किस बात की सजा दी जा रही है? हम ये सवाल पूछना चाहते हैं। क्या सतपाल मलिक जी को ये फाइलें नहीं क्लियर करने की सजा दी जा रही है? कौन सी फाइलें हैं? इंश्योरेंस की एक स्कीम की फाइल है जिसके बारे में वो इस इंटरव्यू में बता रहे हैं, जिसमें 300 करोड़ की घूस की पेशकश आरएसएस के पदाधिकारी द्वारा इन्हें की गई थी। अब इन्होंने आरएसएस के पदाधिकारी का नाम भी खोल दिया। हो गए 48 घंटे से ऊपर। पिछली बार जब बोले थे तो अक्टूबर 2021 में बोले थे, आज तक कोई केस नहीं हुआ। तो कौन इस बात को दबा रहा है? कौन इस बात से डरा हुआ है? कौन इस बात की सजा सतपाल मलिक जी को दे रहा है? या तो आरएसएस दे रही है या प्रधानमंत्री कार्यालय दे रहा है, क्योंकि इन्हीं दोनों का नाम लिया इन्होंने।
आज से 3 साल पहले इसी प्लेटफॉर्म से मैंने आपके सामने राजस्थान के क्षेत्रीय प्रचारक निम्बाराम जी का भी एक भ्रष्टाचार का वीडियो जारी किया था। ऐसे कई उदाहरण एक गैर पंजीकृत संगठन के पदाधिकारी भ्रष्टाचार में लिप्त होते हुए पाए जा रहे हैं, कोई कार्रवाई नहीं हो रही। क्यों नहीं हो रही? भाई आप तो अपने आप को गंगा से भी ज्यादा पवित्र बताते हैं। आप खुद पंजीकृत नहीं हैं और हर मंत्री के यहां एक पीएस या ओएसडी संघ से आया हुआ है, कोई फाउंडेशन है संघ की, उससे आपने एक एक पीएस और एक एक ओएसडी बैठा रखा है हर मंत्री के यहां। क्यों बैठा रखा है बताइए? क्या इसी तरह की डील्स करने के लिए बैठा रखा है? हम जानना चाहते हैं। या मंत्री पर नजर रखने के लिए कि कहीं वो अकेला डील ना कर दे? ये क्या हो रहा है इस देश में? आपने चुना, जिन्होंने भी 36-37% लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को चुना इस देश के, कि बाय वन गेट वन फ्री की कोई स्कीम चल रही थी कि साथ में आरएसएस भी आएगी और वो डील्स करेंगे यहां 300 करोड़ 200 करोड़। क्या है ये? तो हम प्रधानमंत्री को सीधे खुले मंच से चुनौती देते हैं कि अगर सतपाल मलिक जी की बात सही है तो सीबीआई और ईडी और इनकम टैक्स और जितनी एजेंसीज हैं उनको राम माधव का पता आपके पास अगर नहीं हो तो हमसे ले लीजिए, भेजिए उनके दरवाजे पर दस्तक देने। और प्रधानमंत्री से जुड़े हुए और कौन से लोग हैं जिनके बारे में सतपाल मलिक जी इस इंटरव्यू में कह रहे हैं, उन सबके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। आपने तो उल्टे सतपाल मलिक को ही सजा दे दी, उनकी सुरक्षा छीन ली, उनसे नौकरी छीन ली, घर बैठा दिया। और अगर सतपाल मलिक जी झूठ बोल रहे हैं तो उनके खिलाफ मानहानि का दावा राम माधव भी करे, संघ भी करे और प्रधानमंत्री कार्यालय भी करे, क्योंकि तीनों बदनाम हो रहे हैं। यह खुली चुनौती है और अगर इस चुनौती पर ये चुप हैं तो आप समझ लीजिए कि जिसको सजा देनी थी उसको सजा दे दी, जिसको बचाना था उसको बचाया जा रहा। इसी मुद्दे पर आपके सवाल हों तो कृपा रहेगी। मुझे मालूम है आप लोग बड़े आतुर हैं कुछ और बात करने के लिए। Today sometime, Mr. Jairam Ramesh, General Secretary in charge of the Communication Department, will be issuing a statement. So all your questions not related to this topic and related to some unrelated topic, just have some patience for those questions, you will get an answer. हिंदी में बता देता हूं, जो भी आपके सवाल हैं जो इस विषय से संबंधित नहीं है और किसी असंबंधित विषय से संबंधित हैं, उस पर हमारे जो प्रभारी महासचिव हैं संचार विभाग के श्री जयराम रमेश शीघ्र ही एक स्टेटमेंट जारी करेंगे, उसके लिए भी कर देंगे। इस टॉपिक पे क्वेश्चन नहीं है क्या? प्लीज जो उस लेख में, रवि थोड़ी देर बाद आपसे बात कर, जो उस लेख में वर्णित किया गया है, आज की स्थिति ठीक उतनी ही भयावह है। जो खतरे के बादल हम सोचते थे मंडरा रहे हैं लोकतंत्र पे, वो बादल अब पूरी तरह से बरस रहे हैं लोकतंत्र पे और उसका नुकसान, उसका खामियाजा देश के हर कोने में दिखाई दे रहा है, हर संस्था पे दिखाई दे रहा है। ऐसे में जो राजनीतिक चुनौती विपक्ष के सामने है, उस चुनौती की जिम्मेदारी कांग्रेस पार्टी भली भांति समझती है और उस जिम्मेदारी का निर्वहन करने के लिए कांग्रेस पार्टी सदैव तत्पर रहेगी। तीसरा स्टेटमेंट, क्योंकि आप तीसरी बार सवाल पूछ रहे हैं आप लोग, इसलिए तीसरे स्टेटमेंट की आवश्यकता है, वरना तो मुझे लगता है पहले ही दिन कोई सवाल उसके बाद बचता नहीं था। फिर कल भी सवाल पूछे तो कल भी स्टेटमेंट आया, आज भी पूछ रहे तो आज भी आएगा। आप जितनी बार सवाल पूछेंगे हम उतनी बार आपको स्टेटमेंट देंगे।
जैसा मैंने कहा, मैं फिर से दोहराता हूं, अब तीसरी भाषा मेरे को आती है लेकिन शायद वो आपको नहीं आती होगी, तो मैं हिंदी में ही बता देता हूं। इस विषय से जो मुद्दा संबंधित नहीं है उस पर हमारे प्रभारी महासचिव श्री जयराम रमेश शीघ्र ही एक वक्तव्य जारी करेंगे। वो तो हमारे अलाय हैं, हम लोग तो इकट्ठे एक सरकार चला रहे हैं। चर्चा चलते रहनी चाहिए, ये एक ऐसी प्रक्रिया है जो सतत है। कई बार आपको सुनाई देती है, दिखाई देती है, कई बार आपको दिखाई भी नहीं देती, सुनाई भी देती, लेकिन प्रक्रिया चल रही होती है। आप लोग राम माधव का सवाल उठा रहे हैं, सतपाल मलिक जी का जिस तरीके से बयान आया है कि आप लोग कोर्ट भी जाएंगे, क्यों आप लोग? भाई जिनका नाम लिया गया, हम तो उनको कह रहे हैं साहब आप कोर्ट जाइए। आपने तो 2021 में खुद कहा था कि मैं दिल्ली लौटने के बाद इसके लिए कानूनी उपाय तलाशूंगा। 3 साल में आपको कानूनी उपाय तलाशते रह गए, अभी तक नहीं मिला। तो जिन्हें कोर्ट जाना चाहिए, हम आप सबके माध्यम से उनको कह रहे हैं या तो आप कोर्ट जाइए, और या फिर ये सच है, और अगर ये सच है तो आपके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, फिर आपके दरवाजे पे सीबीआई आनी चाहिए, फिर आपको हवाई जहाज से उतरवाना चाहिए। निर्मला जी को जितनी जानकारी जिस विषय पर है उस पर ही नहीं बोल पाती, तो उनके लिए मैं उन पर क्या टिप्पणी करूं। बाहर जाके उन्होंने कुछ बोला है तो उस पर मैं कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। नहीं, जिनका राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा छिना और छीन के जिसको दिया गया, तो उनकी आपस की प्रतियोगिता है, उसमें आप हमें क्यों घसीट रहे हैं? नहीं, हमारी अब बढ़ती चली जाएगी, आने वाले दिनों में आपको दिखाई देगा। लेकिन इस पूरे मुद्दे पर हम लोग गहन अध्ययन कर रहे हैं कि क्या पैमाना रखा उन्होंने, जिसके आधार पे उन्होंने कुछ पार्टियों को रिजेक्ट किया या उनका दर्जा छीन लिया, उस पर हम भी उसमें स्टडी कर रहे हैं। थैंक यू। मैंने भेज दिया। आज कोई टिक टैक नहीं, क्योंकि सब राजस्थान